हेलो दोस्तों, मैं हूं शगुफ्ता परवीन। स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिसीज की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले तो यह समझिए कि रोगजनक या पैथोजेंस क्या होते हैं। दरअसल ये कोई भी सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कवक, जो अपने परपोषियों में रोग उत्पन्न करते हैं। अब समझिए होस्ट को। होस्ट एक जीवित जीव होता है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पौधा, जो किसी परजीवी, वायरस या रोगजनक को जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए पोषण, आश्रय और एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। इसी आपसी क्रिया के दौरान अक्सर होस्ट को ही नुकसान पहुंचता है, जबकि रोगजनक को फायदा होता है। यही बात संक्रामक रोगों के फैलने और विकसित होने के मूल को परिभाषित करती है। अब क्योंकि आप यह बात समझ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत से मूलभूत सवालों पर चर्चा करेंगे। क्यों कोई पैथोजेंस कभी कभी अपने होस्ट को मार डालता है? क्यों कुछ लोग एक ही इन्फेक्शन से क्रिटिकली इल हो जाते हैं, जबकि दूसरे बिल्कुल एसिम्टोमेटिक रहते हैं? क्यों नेचुरल सिलेक्शन ने हम इंसानों को इनविंसिबल या अपराजय नहीं बना दिया? रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्या कहती है? वायरल डिसीज में वैक्सीन क्यों इतने मुश्किल होते हैं? और पोलियो जैसे केसेस में हर्ड इम्यूनिटी क्यों कभी कभी नाकाफी पड़ जाती है? हम इस पूरे विषय को एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशनरी लेंस से देखेंगे, जहां हर बात ट्रांसमिशन, वायरुलेंस, ट्रेड ऑफ यानी कि लेन देन से शुरू होती है और होस्ट पैथोजन के को इवोल्यूशन तक भी पहुंचती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैथोजन का इवोल्यूशन सिर्फ सर्वाइवल का ही नहीं, बल्कि मैक्सिमम कॉपीज बनाने और दूसरों तक पहुंचने का है। आम धारणा तो यही है कि अगर पैथोजेंस होस्ट को मार देंगे तो उसका घर चला जाएगा और इसीलिए उसको हार्मलेस हो जाना चाहिए, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। दरअसल इवोल्यूशन यहाँ ट्रांसमिशन रेट और इन्फेक्शियस पीरियड के बीच में ट्रेड ऑफ देखता है। अब आते हैं असली सवाल पर। पैथोजन होस्ट को मार क्यों देता है? क्या ये उसके खुद के लिए बुरा नहीं है? आम लोग सोचते हैं कि अगर पैथोजन होस्ट को मार देगा तो वो खुद बेघर हो जाएगा, इसलिए इवोल्यूशन उसे हार्मलेस बना देना चाहिए। लेकिन इवोल्यूशन खुद ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है। पैथोजन का गोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉपीज बनाना भी होता है और उन्हें नए होस्ट तक पहुंचाना है। यहां आती है सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी, ट्रांसमिशन वायरुलेंस ट्रेड ऑफ हाइपोथेसिस। इसे एंडरसन और मे ने 1982 में शुरू किया और पॉल ने 1983 में मजबूत किया था, खासकर ट्रांसमिशन मोड पर डिपेंड करके। और एलिसन एट अल ने 2009 में इसे मॉडर्न रिव्यू के साथ समराइज भी किया। इसे ऑप्टिकल वायरुलेंस थ्योरी भी कहते हैं। अब सरल शब्दों में समझिए, पैथोजेंस के लिए सक्सेस का मेजर है RO, यानी कि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से जब सारे ससेप्टेबल या अति संवेदनशील हो, औसतन कितने नए लोग इन्फेक्टेड होंगे। पैथोजन इवॉल्व तब तक करता रहेगा जब तक RO मैक्सिमम ना हो जाए। अब आप उन फैक्टर को समझिए जिससे RO प्रभावित होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन रेट, यानी कि पैथोजेंस कितनी आसानी से फैलता है। जैसे ज्यादा कफ से ज्यादा वायरस के पार्टिकल स्प्रेड होंगे। दूसरा है इन्फेक्शियस ड्यूरेशन, यानी कि होस्ट कितने दिनों तक इन्फेक्शियस रहेगा, यानी कितने दिन रोगी इस पैथोजेंस को फैलाने में सक्षम रह सकता है। होस्ट रिकवरी प्लस मोर्टालिटी की अगर हम बात करेंगे तो होस्ट कितनी जल्दी ठीक हो जाता है या मर जाता है, ये इसमें समझा जाता है। अब यह लेन देन की प्रक्रिया यह है कि वायरुलेंस यानी होस्ट को कितना डैमेज किया जाए कि बीमारी की सिवियरिटी जैसे ज्यादा रेप्लिकेशन से ज्यादा सिम्टम या डेथ भी करा दी जाए। दरअसल वायरुलेंस बढ़ाने से ट्रांसमिशन रेट अक्सर बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा वायरस शेड होते हैं या होस्ट ज्यादा सिक होकर ज्यादा रोग फैलाते हैं, जैसे क्लोरेला में डायरिया से होता है। लेकिन वायरुलेंस बहुत ज्यादा होने से होस्ट जल्दी मर जाते हैं या बेड रिडन हो जाते हैं। तो बेड रिडन होने से इन्फेक्शन की ड्यूरेशन कम हो जाती है, मतलब ट्रांसमिशन का समय कम मिलता है। इस समय पैथोजन का एवोल्यूशन एक स्वीट स्पॉट ढूंढता है, जहां वायरुलेंस ना ज्यादा हो ना ज्यादा बहुत कम हो। इसीलिए RO मैक्सिमम तब होता है जब ट्रांसमिशन और ड्यूरेशन का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट हो। उदाहरण से समझिए, क्लोरेला या हैजा में ये अपोजिट एक्सट्रीम दिखाता है। विब्रियो कॉलेरी हाई वायरुलेंस रखता है, जिससे सीवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन तक हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो वाटर बॉर्न है, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर से डेड होस्ट भी डेफिकेट करता है। बैक्टीरिया पानी में ही रहते हैं, इससे ट्रांसमिशन रुकती नहीं है। इसलिए हाई वायरुलेंस इवोल्यूशन के लिए ये फायदेमंद है। रियल इंसिडेंट की बात करते हैं।
2010 में हाइती में क्लोरेला आउटब्रेक हुआ था। जनवरी में 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने उस देश को तबाह कर दिया। 2 लाख से अधिक मौतें हुई, लाखों लोग बेघर हुए, सैनिटेशन कोलैप्स हो गया। अक्टूबर में क्लोरेला शुरू हुआ और हाई वायरुलेंस के बावजूद आउटब्रेक कंटिन्यू रहा, क्योंकि वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन या डेड बॉडीज का या जो इन्फेक्टेड वाटर है उससे रिवर का कंटामिनेशन और बैक्टीरिया का सर्वाइवल बहुत ज्यादा होता रहा। इंडिया में मानसून सीजन में क्लोरेला केसेस का जो सिमिलर पैटर्न शो करता है ये, क्योंकि मानसून में हैवी रेनफॉल होती है जिसकी वजह से फ्लडिंग हो सकती है। इससे ओपन डेफिकेशन बढ़ता है, रिवर्स कंटामिनेट होती हैं और जो डेड बॉडीज हैं या जो इन्फेक्टेड वेस्ट है उससे बैक्टीरिया वाटर सोर्स में मिक्स हो जाता है। इससे आउटब्रेक पूरी तरह कंटिन्यू रहता है। उदाहरण के लिए समझें कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल या कोस्टल एरियाज में हर साल मानसून पीक्स में जो केसेस स्पाइक्स हैं वो पुअर सैनिटेशन से और फ्लडिंग से, डेड और इन्फेक्टेड से कंटामिनेशन जो एम्पलीफाई वो होता रहता है। कॉमन कोल्ड जैसे कि सर्दी जुकाम की बात करें तो राइनोस जो कोरोना वायरस होते हैं या जो पैथोजेंस है वो बहुत लो वायरलेंस रखते हैं। होस्ट को हल्की खांसी, छींक, नाक बहना ये सब होता है, लेकिन वो काम पर जाता रहता है। वो अधिक से अधिक लोगों से मिलता है, हाथ मिलाता है, ज्यादा शेडिंग होती है और वायरस पार्टिकल बाहर निकलना होता है। जब होस्ट एक्टिव और मोबाइल रहते हैं, अगर वायरस होस्ट को इतना बीमार कर दे कि वो बिस्तर पर पड़ा रहे तो ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। इसीलिए इवोल्यूशन ने लो वायरुलेंस को चुना। होस्ट जिंदा और सक्रिय रहेंगे और वायरस फैलता रहेगा। तो सवाल यह है कि होस्ट को मार देना पैथोजन के लिए बुरा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। किलिंग द होस्ट तभी बुरी स्ट्रैटेजी मानी जाएगी जब पैथोजेंस को स्वयं फैलने के लिए होस्ट को जिंदा और एक्टिव रखना जरूरी हो। जैसे कि अगर पैथोजन वाटरबॉर्न है, जैसे कि क्लोरेला या फिर मॉस्किटो जो कि वेक्टर से फैलते हैं, जैसे कि मलेरिया, तो होस्ट मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेड बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया अभी भी पानी में, जमीन में मॉस्किटो के बाइट से फैल सकते हैं। इसीलिए यहाँ हाई वायरुलेंस यानी कि होस्ट को बहुत बीमार या मार डालना इवोल्यूशन के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि ट्रांसमिशन बाधित ही नहीं हुआ। लेकिन अगर पैथोजन को फैलने के लिए होस्ट को जिंदा, मोबाइल और लंबे समय तक एक्टिव रखना रहता है, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट में एचआईवी या डायरेक्ट कांटेक्ट में कॉमन कोल्ड हो, तो होस्ट को जल्दी मारना पैथोजेंस के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो मर गया तो इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। इसीलिए ऐसी डिसीज में इवोल्यूशन लो वायरुलेंस को चुनता है, यानी माइल्ड सिम्टम्स तो बने रहें और होस्ट काम पर भी जाता रहे और इन्फेक्शन को स्प्रेड करता रहे। ये बैलेंस ही पैथोजन की ऑप्टिमल वायरुलेंस को तय करता है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, बस उतना जितने से आरओ यानी नए इन्फेक्शन की संख्या सबसे ज्यादा हो। कल्पना कीजिए कि आप एक परजीवी हैं और आपका एकमात्र लक्ष्य अपने होस्ट या मेजबान तक फैलना है। अब जिस तरीके से आप फैलते हैं वही असल में आपको तय करता है कि आप कितने खतरनाक बन सकते हैं। आइए प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का उदाहरण लेते हैं। यह वह परजीवी है जो मलेरिया का सबसे गंभीर रूप पैदा करता है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लें, कई संक्रामक रोग सीधे संपर्क या सांस लेने से फैलते हैं, जैसे सर्दी, फ्लू या कोविड। ऐसे रोगों में परजीवी को फैलाने के लिए संक्रमित व्यक्ति को आमतौर पर इधर उधर घूमना, लोगों से मिलना, खांसना या बातचीत करना पड़ता है। अगर होस्ट बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और बिस्तर पकड़ लेता है तो संक्रमण फैलने की जो संभावना होती है वो अक्सर कम हो जाती है। लेकिन मलेरिया बिल्कुल अलग है। मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो के जरिए फैलता है। इसका मतलब यह है कि परजीवी इंसानी होस्ट के घूमने फिरने या सामाजिक मेल जोल पर निर्भर ही नहीं रहता है। भले ही इन्फेक्टेड पर्सन बहुत कमजोर हो, बेहोश हो या बिस्तर पर भी क्यों ना पड़ा हो, फिर भी कोई मच्छर आकर उसे काट सकता है और वही मच्छर उस परजीवी या प्रोटोजोआ को अपने अंदर ले लेगा। इंसानी शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में तेजी से बढ़ता है। इसी रैपिड मल्टीप्लिकेशन के कारण तेज बुखार, एनीमिया और इवन कभी कभी तो सेरेब्रल मलेरिया या ऑर्गन फेलियर जैसे गंभीर लक्षण भी दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों की भाषा में इन गंभीर लक्षणों को हाई वायरुलेंस या अत्यधिक उग्रता कहा जाता है। आमतौर पर इतनी ज्यादा उग्रता किसी परजीवी के लिए बहुत जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि अगर होस्ट की मौत बहुत जल्दी हो जाती है तो परजीवी को फैलने का तो मौका ही खत्म हो सकता है। लेकिन मलेरिया के परजीवियों के पास इवोल्यूशन का एक बहुत ही चतुर फायदा होता है। संक्रमण के दौरान ही कुछ परजीवी गैमेटोसाइट्स में बदल जाते हैं। ये वे सेक्सुअल फॉर्म होते हैं जिनकी जरूरत संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए होती है। जब कोई मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो वह इन गैमेटोसाइट्स को अपने अंदर ले लेता है और फिर किसी दूसरे इंसान को संक्रमित करने से पहले परजीवी मच्छर के शरीर के अंदर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर जब परजीवियों की संख्या या डेंसिटी ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ गैमेटोसाइट्स भी बढ़ जाते हैं।
आसान शब्दों में कहें तो शरीर के अंदर परजीवी जितना ज्यादा बढ़ता है, वह इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने वाले उतने ही ज्यादा जो स्टेप्स हैं उनको पैदा करता है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब मरीज सबसे ज्यादा बीमार होता है। इसलिए भले ही कोई व्यक्ति मलेरिया से बुरी तरह बीमार हो, परजीवी असल में उस समय मच्छरों तक फैलने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हो सकता है। चूंकि संक्रमण फैलना मरीज के चलने फिरने या दूसरों से बातचीत करने पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए विकास की प्रक्रिया जो है उसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को अत्यधिक उग्र या हाईली वायलेंट बनने रहने का मौका दिया है। तो इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर परजीवियों का ज्यादा गुणन होता है तो ज्यादा गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, जिससे ज्यादा गैमेटोसाइट्स भी बनते हैं और इससे इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि कोई मच्छर उन्हें अपने अंदर ले लेगा और अगले होस्ट तक मलेरिया को फैला देगा। यही कारण है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया के सबसे खतरनाक परजीवियों में से एक माना जाता है। यह इस बात का एक दिलचस्प उदाहरण है कि हाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन शेप्स द इवोल्यूशन ऑफ वायरुलेंस इन पैथोजेंस। ठीक इसी तरह रेबीज में वायरस ब्रेन को मैनिपुलेट करता है, फियर को कम करके अग्रेशन को बढ़ा देता है ताकि बाइट्स ज्यादा हो। साथ ही हाइड्रोफोबिया यानी पानी के डर से सोलोइंग में भी मुश्किल होती है। सलाइमा में वायरस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए इस बढ़े हुए कंसंट्रेशन के साथ इन्फेक्टेड एनिमल बाइट करता है तो ट्रांसमिशन और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सनद रहे कि जो पैथोजेंस होते हैं वो कभी भी दयालु नहीं होते हैं, वो सिर्फ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना वायलेंट होंगे जितने से उसका आरओ मैक्सिमम हो सके। अब एक बहुत ही रिसेंट और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड-19, खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट। शुरुआत में जब कोविड-19 आया तब इसके कुछ वेरिएंट्स जैसे कि डेल्टा हाईली वेरुलेंट थे। इसका मतलब यह था कि इन्फेक्शन होने पर लोगों में सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशंस और इवन डेथ का रिस्क भी बहुत ज्यादा था। बहुत से लोग आईसीयू तक पहुंच रहे थे। लेकिन इवोल्यूशन ने हमेशा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, वायरुलेंस और ट्रांसमिशन का ट्रेड ऑफ। ओमिक्रॉन ने लो वायरुलेंस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली। इस वेरिएंट में सिम्टम्स जो होते हैं वो अक्सर माइल्ड कोल्ड या फ्लू जैसे होते थे, हल्का फीवर, सोर थ्रोट, रनी नोज एटसेट्रा। अब सोचिए कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। जब बीमारी सीवियर होती है, जैसे डेल्टा के समय लोग तुरंत घर में आइसोलेट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं या बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। इससे वायरस का जो स्प्रेड है वो नेचुरली कम हो जाता है। लेकिन ओमिक्रॉन के केस में सिचुएशंस बिल्कुल अलग थी। इस समय क्योंकि सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे तो बहुत से लोग इसको बस एक सर्दी जुकाम है ये समझकर ऑफिस, ट्रैवल, पार्टीज और सोशल गैदरिंग्स में जाते रहे और यही वायरस के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया। उनका होस्ट मोबाइल रहा और एक्टिव भी रहा, लोगों से मिलना जुलना चलता रहा, इसलिए वायरस को नए होस्ट मिलने से चांसेस बहुत बढ़ गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वायरस का आरओ यानी कि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन कई और लोगों को इन्फेक्ट करने लगा। 2021-22 की जो ओमिक्रॉन वेव थी वही इसका परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। पूरी दुनिया में केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ते गए क्योंकि लोग रिलेटिवली हेल्दी फील करते हुए भी वायरस को स्प्रेड करते रहे। यही कारण है कि कई रेस्पिरेटरी वायरस समय के साथ कम घातक तो होते हैं लेकिन ज्यादा फैलने वाले बन जाते हैं। और यही हमें सिखाता है कि पैथोजन की इवोल्यूशन अक्सर इस बैलेंस को ऑप्टिमाइज करती है। इतना इलनेस कि वायरस रेप्लिकेट कर सके, लेकिन इतना भी नहीं कि होस्ट को तुरंत ही आइसोलेट कर दे या उसको मार दे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, एक ही पैथोजन से कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार क्यों हो जाते हैं या कभी कभी मर भी जाते हैं, जबकि दूसरे लोगों में वही इन्फेक्शन बहुत माइल्ड रहता है या फिर बिल्कुल सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। दरअसल इस जो वेरिएशंस हैं इसको साइंटिफिक हेट्रोजेनिटी ऑफ इन्फेक्शंस जो आउटकम है उसे कहते हैं और आमतौर पर इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स काम करते हैं। पहला फैक्टर होता है होस्ट जेनेटिक वेरिएशन, यानी हमारा जो अपना डीएनए है, हर इंसान का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो थोड़ा अलग होता है और यही हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी बदल देता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों में एक म्यूटेशन पाया जाता है जिसमें CCRP डेल्टा 32 म्यूटेशंस कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस म्यूटेशन के साथ अगर होमोजाइगस है तो HIV वायरस उनके इम्यून सेल्स में इफेक्टिवली एंटर नहीं कर पाती है, इसलिए ऐसे लोग HIV इन्फेक्शन से लगभग नेचुरली प्रोटेक्टेड माने जाते हैं। इसी तरह हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जीन होते हैं जिन्हें हम HLA एलील्स कहते हैं। ये जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजन को कितनी अच्छी तरह पहचान पाएगा। इसी वजह से हेपेटाइटिस बी, HIV और मलेरिया जैसी डिसीज में कुछ HLA टाइप्स प्रोटेक्शन देते हैं, जबकि कुछ एलील्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन का जो रिस्क है उसको बढ़ा देते हैं।
एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की बात करते हैं, IFNL3 और IFNL4 जीन्स का। इसमें पाए जाने वाले पॉलीमॉर्फिज्म्स जो हेपेटाइटिस सी वायरस होते हैं, इन्फेक्शन में यह डिसाइड कर सकते हैं कि इन्फेक्शन अपने आप क्लियर हो भी जाएगा या क्रोनिक इन्फेक्शन बन जाएगा। ये बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं पैथोजेनिक जेनेटिक वेरिएशंस, यानी कि पैथोजन खुद कितना डेंजरस है। हर वायरस या बैक्टीरिया भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इनके अलग अलग वेरिएंट्स या अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सार्स CoV-2 में हमने क्लियरली देखा कि डेल्टा वेरिएंट्स काफी ज्यादा वायरुलेंट थे, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट्स कंपैरेटिवली माइल्ड था। सिवियरिटी और डेथ रिस्क में दोनों के बीच काफी बड़ा डिफरेंस देखा गया। इसी तरह इतिहास में 1988 में इन्फ्लुएंजा, जिसमें स्पेनिश फ्लू भी हम कहा जाता है इसे, और आज के जो सीजनल फ्लू स्ट्रेन है उसकी तुलना में काफी ज्यादा लीथल था। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन का आउटकम सिर्फ होस्ट पर ही नहीं था, बल्कि पैथोजन के जेनेटिक मेकअप पर भी डिपेंड करता है। इन्फेक्शन डोज एंड इन्फेक्शनस डोज, एंट्री रूट और प्रायर इम्यूनिटी इसका तीसरा फैक्टर है कि कितना पैथोजन शरीर में एंटर होगा, कैसे एंटर होगा और पहले से इम्यूनिटी आपकी कैसी थी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हाई इनोकुलम यानी कि बहुत ज्यादा वायरस का डोज एक साथ एंटर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देता है। इसे हम साइटोकाइनिन स्टॉर्म ट्रिगर हो सकता है, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है। ऐसे सीवियर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में जो 1918 का फ्लू और कुछ कोविड-19 केसेस है उसमें बहुत अधिक मात्रा में देखा गया, जहां लंग्स में सीवियर डैमेज हुआ। अब इम्यूनिटी की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहले से किसी सिमिलर वायरस से एक्सपोजर हो चुका है तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि कभी कभी क्रॉस प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी कि पुरानी इम्यूनिटी नए वायरस से भी कुछ हद तक आपको बचा लेगी, लेकिन कभी कभी ओरिजिनल एंटीजेनिक स्ट्रेन भी हो सकता है, जहां पुरानी इम्यूनिटी नए स्ट्रेन को गलत तरीके से पहचानती है और रिस्पॉन्स इफेक्टिव नहीं हो पाता है। इन सभी चीज़ों को जोड़कर देखें तो मॉडर्न ह्यूमंस में इन्फेक्शन से होने वाली जो डेथ है वो कई बार एक्सीडेंटल बाय प्रोडक्ट लगती है, क्योंकि बहुत से रेस्पिरेटरी जो वायरस होते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस और जो ये सभी चीज़ें हिस्टोरिकली उन पॉपुलेशन में इवॉल्व हुई थी जहां पॉपुलेशन बहुत छोटी थी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और इम्यूनिटी बहुत कम थी। आज जब ये वायरस बहुत इतने बड़े जेनेटिकली डाइवर्स ह्यूमन पॉपुलेशन में आते हैं तो होस्ट जेनेटिक्स, वायरल स्ट्रेन और इम्यूनिटी और एक्सपोजर डोज के कॉम्बिनेशन से डिसीज का जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाता है। इसीलिए एक ही इन्फेक्शन में कोई व्यक्ति माइल्ड कोल्ड जैसा एक्सपीरियंस करता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही इन्फेक्शन लीथल या लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग कंसेप्ट की, जिसे हम जानते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस के नाम से। यह आइडिया हमें समझाता है कि होस्ट और पैथोजन के बीच इवोल्यूशन की एक कभी ना खत्म होने वाली रेस चलती रहती है। इस कंसेप्ट को 1973 में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट लिंग वॉन और वॉलिन ने प्रपोज किया। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने पैथोजन होस्ट को इवोल्यूशन को समझाने के लिए और इसे और मजबूत एविडेंस के साथ एक्सप्लेन किया। अब इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। लेविस कैरल की जो फेमस बुक है वो एलिस इन वंडरलैंड है, जिसका एक कैरेक्टर है रेड क्वीन। वह एलिस से कहती है कि यहाँ तो एक ही जगह पर बने रहने के लिए भी लगातार दौड़ते रहना पड़ता है। सिर्फ यही आइडिया है जो बायोलॉजी में अप्लाई होता है बहुत अच्छी तरीके से। हमारा शरीर यानी कि होस्ट पैथोजन से बचने के लिए लगातार न्यू रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इवॉल्व करता रहता है, लेकिन पैथोजन्स वो भी बिल्कुल चुप नहीं बैठते हैं, वे भी काउंटर रेजिस्टेंस इवॉल्व करते हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी को बाईपास करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इस तरह होस्ट और पैथोजन दोनों लगातार इवॉल्व होते रहते हैं और यह इवोल्यूशनरी आर्म रेस कभी खत्म नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि हम क्यों माने बहना, हमको सबूत चाहिए। इसका सबसे बड़ा सबूत या एविडेंस आपको मिलता है जो हमारा जीनोम होता है उसमें। हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन रीजन है जिसे हम MHC या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ह्यूमंस में इसे HLA जीन क्लस्टर भी कहा जाता है। ये पूरे ह्यूमन जीनोम का सबसे पॉलीमॉर्फिक रीजन है, यानी कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस की संख्या सबसे ज्यादा है। इतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी यूं ही नहीं आई है। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह डाइवर्सिटी पैथोजन ड्रिवेन बैलेंसिंग सिलेक्शन की वजह से ही बना है। इसका मतलब यह है कि इवोल्यूशन ने हमें एक ही टाइप का इम्यून जो जीन है वो नहीं दिया है, बल्कि बहुत सारी जेनेटिक वैरायटीज बनाई हैं ताकि कोई एक पैथोजन पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को इजीली इन्फेक्ट ना कर सके।
दरअसल डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट HLA टाइप होने का फायदा ये होता है कि एक ही पैथोजन हर व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को एक ही जैसे तरीके से डिफीट नहीं कर पाता है। अब आपको समझ में आया कि ये कितना जरूरी है। दरअसल कुछ इम्यून जीन तो पिछले इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत तेजी से पॉजिटिव सिलेक्शन से भी गुजरे हैं। इसमें से कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं TRIM5 अल्फा और टेथरिन एटसेट्रा। ये जीन खासकर रेट्रोवायरस के खिलाफ डिफेंस के लिए इवॉल्व हुए हैं। रेट्रोवायरस जैसे कि HIV होस्ट सेल्स में घुसकर अपनी जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट करने की जो कोशिश करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जीन उस प्रोसेस को ब्लॉक या डिस्टर्ब करने में मदद करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वायरसेस और होस्ट के बीच इवोल्यूशन की ये जो रेस है वो लगातार चलती रहती है। रेड क्वीन हाइपोथेसिस हमें यह सिखाती है कि इवोल्यूशन के सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक बार अडॉप्ट होना काफी नहीं है। होस्ट को लगातार नई डिफेंसेस बनानी पड़ती हैं और पैथोजेंस को उन्हें तो लगातार नई स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती हैं। यानी कि बायोलॉजी की इस रेस में जो रुका वो पूरी तरह हार जाएगा। इसीलिए इवोल्यूशन की इस दुनिया में होस्ट और पैथोजेंस दोनों को रेड क्वीन की तरह लगातार दौड़ते रहना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर होस्ट और पैथोजेंस के बीच इतनी लंबी इवोल्यूशनरी रेस चल रही है तो हम इंसान अभी तक इस जंग में जीत क्यों नहीं पाए हैं? इसका जवाब कई बायोलॉजिकल रियलिटीज में छिपा हुआ है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जनरेशन टाइम जो होते हैं ना, उनका फर्क बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। कई पैथोजन जैसे वायरस और बैक्टीरिया कुछ मिनट, आवर्स या डेज में ही नई जनरेशन बना लेते हैं, लेकिन हम इंसानों के साथ जनरेशन टाइम लगभग 20 से 3 साल होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां हम इवोल्यूशन में एक स्टेप लेते हैं, वहीं पैथोजेंस हजारों या लाखों इवोल्यूशनरी स्टेप ले चुके होते हैं। और इतना ही नहीं, एक ही इन्फेक्टेड व्यक्ति के शरीर के अंदर जो वायरस की पॉपुलेशन है वो कभी कभी 10 अरब से लेकर 1 क्वाड्रिलियन पार्टिकल्स तक पहुंच सकती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में म्यूटेशंस भी बहुत तेजी से पैदा होते हैं और यही म्यूटेशंस पैथोजन को नई स्ट्रेटजीज देती हैं, इम्यून सिस्टम से बचने की और या ड्रग्स को रेजिस्टेंस करने की, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली इन्फेक्ट करने की। इवोल्यूशन में कोई भी एडवांटेज अक्सर कुछ कॉस्ट के साथ ही आता है। उदाहरण के लिए HLA-B27 जीन जो होता है, यह जीन कुछ वायरल इन्फेक्शंस स्पेशली HIV के खिलाफ काफी प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन उसी जीन से एक ऑटो इम्यून डिसीज का रिस्क भी बढ़ जाता है जिसे हम एंकाइलोलूसिन स्पॉन्जिलाइटिस कहते हैं। इसमें जॉइंट्स में क्रोनिक पेन और इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इवोल्यूशन को हमेशा बैलेंस बनाना पड़ता है। कंप्लीट प्रोटेक्शन देना अक्सर पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए रेड क्वीन की यह रेस कभी खत्म भी नहीं होगी। हम लगातार नई रेजिस्टेंट मैकेनिज्म को इवॉल्व करते हैं और पैथोजेंस लगातार नई काउंटर स्ट्रेटजीज को इवॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई परमानेंट विनर नहीं होता, बस सर्वाइवल की ऑन गोइंग इवोल्यूशनरी बैटल चलती रहती है। अब एक और बड़ा सवाल कि अगर इवोल्यूशन इतनी पावरफुल प्रोसेस है तो नेचुरल सिलेक्शन ने हमें इनविंसिबल या अमर क्यों नहीं बना दिया? हम अभी भी क्यों बीमार पड़ते हैं? इसके पीछे कई गहरे इवोल्यूशनरी कारण हैं। आज के कई डेंजरस पैथोजेंस बिल्कुल नए और जूनोटिक हैं, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में आए हैं। उदाहरण के लिए HIV चिंपैंजी से आया, SARS-CoV-2 और इबोला बैट से जुड़े माने जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस बर्ड्स और पिग से आते रहते हैं। इन पैथोजेंस के साथ जो ह्यूमंस हैं उन्होंने लाखों साल को इवॉल्व नहीं किया। हमारा इम्यून सिस्टम पुराने पैरासाइट जैसे कि हेलमिंथस या कुछ बैक्टीरिया के साथ जो काफी हद तक अडॉप्ट हो चुके हैं उसके हिसाब से डेवलप हुआ। लेकिन नए वायरस हमारे लिए एक तरह से बिल्कुल अनजान दुश्मन है, इसीलिए हमारा शरीर हमेशा उनके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाता है। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली बहुत महंगा और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उदाहरण के लिए सिर्फ फीवर 1 डिग्री बढ़ने से शरीर को लगभग 13% ज्यादा कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा फुल पावर मोड में रहेगा तो एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल सब कुछ प्रभावित होते हैं। इसीलिए इवोल्यूशन ने इम्यून सिस्टम को ऐसा बनाया है कि वह ऑन डिमांड एक्टिव होगा, यानी जरूरत पड़ने पर ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा और बाकी समय वह एनर्जी बचाएगा। इम्यूनिटी जितनी पावरफुल होगी उतना ही कोलैटरल डैमेज का रिस्क भी होगा। कई बार इम्यून सिस्टम इतने अग्रेसिव रिएक्ट करते हैं कि वह अपने ही टिश्यूज को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी से एलर्जीज, ऑटोइम्यून डिसीजेस और कभी कभी साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। इसीलिए इवोल्यूशन ने एक्सट्रीम इम्यूनिटी की जगह बैलेंस इम्यूनिटी को सेलेक्ट किया।
इवोल्यूशनरी पास्ट में ज़्यादातर ह्यूमन 40 साल से पहले ही इन्फेक्शन या अन्य कारणों से मर जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन में जो उनका जो मेन फोकस था वो रिप्रोडक्शन तक ही था। अगर कोई व्यक्ति अपने जो अगले जीन है या अगले जनरेशन है उस तक वो पहुंचा दे तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल माना जाता था। इसीलिए इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव कर ले और उसके बाद वो रहे ना रहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे सिलेक्शन प्रेशर काफी कम हो जाता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस, जिसके अनुसार जो ओल्डर वुमेन होती हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की सर्वाइवल में मदद करती हैं। इसीलिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव सर्वाइवल पर कुछ सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी कंप्लीट इनविंसिबिलिटी तो इवॉल्व हो ही नहीं पाएगी। अगर इस सारे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझें तो इवोल्यूशन का गोल परफेक्ट हेल्थ या इमॉर्टैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इवोल्यूशन का सिंपल रूल है इतनी सर्वाइवल और इम्यूनिटी कि हम रिप्रोडक्शन कर सकें और अपने जीन्स जो हैं वो अगली जनरेशन्स तक पहुंचा सकें। बस वही ट्रेड्स सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इंसान इनविंसिबल नहीं है। हम सिर्फ उतने ही ऑप्टिमाइज्ड हैं जितना इवोल्यूशन के लिए जरूरी था। अब बात करते हैं वैक्सीन्स की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो वायरल वैक्सीन्स होती हैं उनको बनाना बैक्टीरियल वैक्सीन्स की तुलना में इतना मुश्किल क्यों होता है। इसको समझने के लिए पहले बैक्टीरिया और वायरस के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझना जरूरी है। दरअसल बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका अपना मेटाबॉलिज्म होता है, यानी वो खुद अपनी एनर्जी बनाते हैं, खुद ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। इसी वजह से उनको टारगेट करना जो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं इसके उदाहरण को लेकर के, तो जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल जो होती है उसको तोड़ देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस तक को रोक देते हैं। यानी बैक्टीरिया के पास कई बायोलॉजिकल टारगेट होते हैं जिनको ड्रग या वैक्सीन से पहचान के उन्हें खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के जो एंटीजेंस होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सेल वॉल के कंपोनेंट हैं, टॉक्सिन्स हैं, फ्लैजिला है और इवन उनके सरफेस प्रोटीन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बैक्टीरिया का म्यूटेशन जो है वो उसका रेट जनरली बहुत कम होता है, इसलिए उनकी स्ट्रेन्स बहुत तेजी से नहीं बदलते हैं। इसी वजह से बैक्टीरिया वैक्सीन जो होती हैं वो अक्सर स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं। अब वायरस को देखिए। वायरस एक्चुअली ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो होस्ट सेल के बिना रेप्लिकेट ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके पास खुद का मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। रिजल्ट ये होगा कि उनके पास यूनिक टारगेट्स बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वैक्सीन सिर्फ उनके सरफेस प्रोटीन को ही टारगेट करती हैं, जैसे जो स्पाइक या एनवेलप प्रोटीन्स होते हैं उन पर, और यही चीजें वैक्सीन डेवलपमेंट को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। कई डेंजरस जो वायरस होते हैं एक्चुअली वो आरएनए वायरसेस होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस और एचआईवी। इनका म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। इससे दो इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस होते हैं जिन्हें हम जानते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, यानी कि छोटे छोटे म्यूटेशंस जो सरफेस प्रोटीन को धीरे धीरे बदल देते हैं, और दूसरा है एंटीजेनिक शिफ्ट, यानी कि बड़े बड़े जेनेटिक चेंजेस या रिसॉर्टमेंट करना जिसमें बिल्कुल नया वायरल स्ट्रेन बन सकता है। इसी वजह से इम्यून सिस्टम को वायरस पहचानने में बहुत मुश्किल हो जाती है। कई वायरसेस ने बहुत एक्सट्रीम इम्यून इवेजन स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रखी हैं। उदाहरण के लिए एचआईवी शरीर में लेटेंसी में छिप सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस क्रोनिक इन्फेक्शन बन सकता है, हर्पीस वायरस जो है वो लाइफ टाइम डोरमेंट रह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि इम्यून सिस्टम और वैक्सीन दोनों के लिए उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आमतौर पर वायरल वैक्सीन उन्हीं वायरसेस के खिलाफ सफल हो पाती हैं जो कि रिलेटिवली स्लो म्यूटेशन होते हैं। ये एंटीजेनिकली स्टेबल भी होते हैं और जिनकी वेराइटीज बिल्कुल कम होती हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि सिर्फ सिम्टम्स कम ना हो बल्कि इन्फेक्शन ही इफेक्टिवली जो एलिमिनेट है वो पूरी तरीके से किया जा सके। कुछ क्लासिक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्मॉल पॉक्स है। ये वायरस एंटीजेनिकली स्टेबल था, कोई एनिमल का रिजर्वॉयर नहीं था और बॉडी पर क्लियर रैश दिखता था, जिससे केस जो था वो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था। इसमें रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज पॉसिबल हुई। इसमें पेशेंट के आसपास के सभी लोगों को तुरंत वैक्सीनेट कर दिया गया। रिजल्ट 1980 में स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर दिया गया। जबकि पोलियो वायरस, उसके सिर्फ 3 सेरोटाइप्स हैं, इसीलिए वैक्सीन ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दे सकते हैं। मीजल्स वायरस जो थे वो भी बहुत स्टेबल थे और वैक्सीन से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिलती है।
एचपीवी वैक्सीन खासकर जो ऑन्कोजेनिक टाइप्स के हैं उनको टारगेट करता है, जो सर्वाइकल कैंसर से जुड़े होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कॉमन कोल्ड के खिलाफ वैक्सीन क्यों नहीं बना सके हम आज तक। दरअसल कॉमन कोल्ड के पीछे एक नहीं बल्कि 200 से ज्यादा राइनो वायरस और कई कोरोना वायरसेस होते हैं। ये वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट करते रहते हैं, हर साल नए स्ट्रेन आते हैं। इसी वजह से कॉमन कोल्ड के लिए जो यूनिवर्सल वैक्सीन है वो बनाना बिल्कुल असंभव माना जाता है। अब एक जरूरी बात, पोलियो फ्री कंट्रीज में भी पोलियो हमें आज भी क्यों दिखाई देता है। दरअसल ये भी एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कि जो दरअसल वाइल्ड जो पोलियो वायरस के 3 टाइप थे, जिसमें जो टाइप 1 था और जो टाइप 2 था। टाइप 2 इरेडिकेट हुआ 1993 में और टाइप 3 2020 में। टाइप 1 अभी भी एंडेमिक है, मेनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। लेकिन आजकल जो आउटब्रेक दिखते हैं उनका कारण अक्सर वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस होता है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी होते हैं उसमें लाइव बट एटोन्यूएटेड वायरस होता है। ये वैक्सीन गट इम्यूनिटी में बहुत अच्छी तरह काम करता है और कभी कभी जो कम्युनिटी है उसमें थोड़ा फैल कर हार्ट प्रोडक्शन भी देता है। लेकिन इस हार्ट प्रोडक्शन के चक्कर में किसी रीजन में यदि वैक्सीनेशन कवर जो पूरी तरीके से फुल्ली कवरेज ना हुआ हो तो ये वीकेंड वायरस पॉपुलेशन में सर्कुलेट करता रहता है और म्यूटेशन के बाद ये कभी कभी फिर से न्यूरोवायरुलेंट फॉर्म में बदल सकता है। यानी वैक्सीन वायरस जो होता है वही पोलियो लाइक डिसीज को पैदा कर देता है। इसे हम कहते हैं सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस यानी कि CVD-PV। 2022 में लंदन और न्यूयॉर्क के सीवेज सैंपल में भी पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ था और कई अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में पैरालिसिस जैसे केसेस भी सामने आए। हर्ड इम्यूनिटी में जब हम उसके थ्रेशोल्ड की बात करते हैं तो पोलियो के लिए हर्ड इम्यूनिटी सामान्यतः 80 से 85% वैक्सीनेशन कवरेज पर पॉसिबल होती है। लेकिन पुअर सैनिटेशन और फीकल ओरल ट्रांसमिशन से जो वो वाले जो एरियाज हैं उसमें वायरस बहुत आसानी से स्प्रेड करता है। इसीलिए साइलेंट ट्रांसमिशन रोकने के लिए अक्सर 95% से ज्यादा वैक्सीन कवरेज जरूरी होता है। अगर कवरेज थोड़ा भी कम हो जाए तो वायरस सर्वाइव करके आउटब्रेक ट्रिगर कर जाते हैं। अब हमको यह समझना बिल्कुल आसान हो जाता है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो उसका इरेडिकेशन आसान क्यों था और पोलियो का इरेडिकेशन मुश्किल क्यों है। दरअसल स्मॉल पॉक्स में कोई भी एनिमल रिजर्वायर नहीं होता है, सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, विजिबल होते हैं, एंटीजेनिकली स्टेबल वायरस होते हैं, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। जबकि पोलियो में साइलेंट इन्फेक्शन होता है, फीकल ओरल ट्रांसमिशन होता है, सैनिटेशन चैलेंजेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में वैक्सीनेशन इश्यूज होते हैं और ओपीवी में VDVP जो रिस्क होता है उसकी वजह से पोलियो एरेडिकेशन साइंटिफिकली पॉसिबल होने के बावजूद प्रैक्टिकली बहुत चैलेंज बन जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे बिग इवोल्यूशनरी लेसन्स की। हमको ये मिलता है कि वैक्सीन पैथोजन के खिलाफ हमारी सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन पैथोजेंस भी इवोल्यूशन के जरिए लगातार बदलते रहते हैं और इसीलिए जो वैक्सीन है उनका जो साइंस है वास्तव में बायोलॉजी, इवोल्यूशन और पब्लिक हेल्थ का जो कंबाइंड बैटल है उसे दिखाता है। और अंत में एक बहुत कॉमन सवाल हम समझते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो कॉमन कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं देते हैं। असल में इसका बहुत ही सिंपल कारण है। लगभग 95 से 98% जो लोग हैं वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वायरस जो होते हैं उसकी वजह से होते हैं, जैसे राइनो वायरस, कोरोना वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। और एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं, वायरसेस पर एंटीबायोटिक्स का जीरो इफेक्ट होता है। लेकिन अगर लोग बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लेने लगें तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। यही वजह है कि दुनिया भर में सुपर बग्स की समस्या बढ़ रही है। बहुत लोगों को लगता है कि सिम्टम्स सीधे वायरस की वजह से होते हैं, लेकिन सच यह है कि कॉमन कोल्ड या फ्लू के ज्यादातर सिम्टम्स आते रहते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स की वजह से। जब वायरस बॉडी में हमारे एंटर करता है तब जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें साइटोकाइन्स रिलीज करता है। ये न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होते हैं और टिश्यू में इन्फ्लामेशन होती है। इसी इन्फ्लामेशन की वजह से ही सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे फीवर, रनी नोज, सोर थ्रोट और बॉडी एक, बहुत सारे ऐसे इश्यूज। कई केसेस में वायरस का डायरेक्ट डैमेज कम होता है लेकिन इम्यून रिस्पांस की वजह से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। हमारे पास कुछ एंटीवायरल ड्रग्स मौजूद हैं, जैसे कि ओसेल्टामिविर जो कि इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ की जाती है, रेमडेसिविर कुछ कोविड-19 केसेस में यूज़ की जाती है, लेकिन इन ड्रग का बेनिफिट बहुत लिमिटेड होता है। अगर ये मेडिसिन बहुत अर्ली स्टेज में दी जाए तो भी अक्सर सिम्टम्स की ड्यूरेशन लगभग 1 दिन ही कम होती है। इसीलिए माइल्ड इन्फेक्शन में एंटीवायरल देना अक्सर प्रैक्टिकल नहीं माना जाता है। किंतु यदि आप बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो उससे कई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। जब एंटीबायोटिक्स बार बार इस्तेमाल होते हैं तो बैक्टीरिया जो उसमें रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है और वही बैक्टीरिया फ्यूचर में मेडिसिन से नहीं मरते हैं,
और इसी से पैदा होता है सुपरबग जैसे ड्रग रेजिस्टेंस, जो ट्यूबरकुलोसिस है, एमआर ऐसे इन्फेक्शंस हैं। ऐसे इन्फेक्शंस का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं, खासकर गट माइक्रोबायोम में। रैंडम एंटीबायोटिक्स इन अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं और इसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इम्यूनिटी वीकेंस हो सकती हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एंटीबॉडीज कभी कभी सीवियर एलर्जीज, लीवर टॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं जब इन्फेक्शन क्लियरली बैक्टीरियल हो। दरअसल इवोल्यूशनरी परसेप्शन से देखें तो हम एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर हमें जो दिखाई देता है वो यह है कि पैथोजेंस के लिए सबसे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करें, जैसे इन्फ्लुएंजा जो कोरोना वायरस है या फिर जो राइनो वायरस है, उनके पर्सपेक्टिव से परफेक्ट सिचुएशन तो यही है कि मोस्ट इन्फेक्शन माइल्ड टू मॉडरेट हो, यही आइडियल माना जाएगा। डेथ या आईसीयू एडमिशंस में कई बार इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ तो फेलियर माना जाएगा। इसलिए होस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारी अपनी लिमिटेशंस क्या है। दरअसल हम इंसान भी पैथोजन के साथ एक परमानेंटली इवोल्यूशनरी आर्म रेस में फंसे हुए हैं, लेकिन टोटल अमरत्व या इनविंसिबिलिटी हासिल करना संभव नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे एनर्जी का कंजप्शन होता है। प्लियोट्रॉपी यानी कि एक जीन प्रोटेक्शन देता है, लेकिन दूसरी जगह वो डिसीज के रिस्क को भी बढ़ा देता है। पैथोजेंस हमसे कई गुना तेजी से इवॉल्व करते हैं, इसीलिए एवोल्यूशन ने हमें परफेक्ट हेल्थ नहीं दी है। उन्होंने हमें बस इतना ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि हम सर्वाइव कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें और साथ ही अपने जीन्स अगली जनरेशन तक पहुंचा सकें। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि इन्फेक्शंस डिसीज सिर्फ मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होते हैं। ये असल में एक ऑन गोइंग इवोल्यूशनरी बैटल है, जहाँ हम और पैथोजन दोनों लगातार अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या इस टॉपिक में आपके दिमाग में कोई नया सवाल पैदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ज़रूर लिखिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसे साइंटिफिक टॉपिक्स को सरल तरीके से आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।